integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का स्थापत्य कला में एक महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के स्थापत्य कला में अब तक हमने मेहरानगढ़ दुर्ग का एक परिचय याद किया और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और मेवाड़ क्षेत्र विशेष का दुर्ग नाम याद करना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में याद करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जिला पूछे आपसे तो याद रखना है राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ क्षेत्र विशेष में राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में 4 जिले मुख्य रूप से चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। इन 4 जिलों का क्षेत्र सामूहिक रूप से मेवाड़ कहलाता है और इन्हीं मेवाड़ क्षेत्र विशेष में चित्तौड़गढ़ का भी अध्ययन याद किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ने के बाद इसी मेवाड़ का एक और दुर्ग है, नाम याद करना है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला फैक्ट हमने याद किया, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जिला आपको याद करना है राजसमंद जिले में स्थित है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य उपनाम भी है बहुत सारे। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अलग अलग इतिहासकार टिप्पणी भी करते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कुंभलगढ़ दुर्ग पर मेवाड़ में जिस राजवंश का शासन रहा उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आपको याद करना है निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण से संबंधित जो फैक्ट पूछे जाते रहते हैं वो आपको याद करना है। तो सबसे पहला फैक्ट, निर्माण कब हुआ? तो याद रखना एक नाम, संप्रति जैन। आपसे पूछ ले कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? संप्रति जैन ने करवाया और यह निर्माण करवाया गया लगभग 3री शताब्दी में। संप्रति जैन द्वारा निर्माण करवाया गया 3री शताब्दी में और महाराणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो निर्माण पूछे तो संप्रति जैन याद करना है, टाइमिंग 3री शताब्दी याद करना है। पुनर्निर्माण पूछ ले, रिक्रिएट वापस किया गया, कब किया गया, वो टाइमिंग भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम याद करना है पुनर्निर्माण। इसी दुर्ग को जो पुनर्निर्माण किया गया था वो महाराणा कुंभा द्वारा ये निर्माण कार्य जो है वापस बनाया गया। दुर्ग कब बनाया गया, टाइमिंग याद करें साथ साथ। इसका जो निर्माण कार्य है वो कुंभा ने जो चालू करवाया काम, वो लगभग 1448 के आसपास शुरू कराया था। लगभग 10 साल निर्माण कार्य में लगे, 58 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ लगभग 1448 और समाप्त हुआ ये लगभग 1458। तो ये निर्माण के जो प्रश्न बनते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, पुनर्निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, शताब्दी वर्ष पूछ ले तो यहाँ शताब्दी जो है पुनर्निर्माण किस शताब्दी वर्ष में हुआ, शताब्दी वर्ष याद करना है 15वीं शताब्दी। आराम से आप याद कर पाएंगे। निर्माण पूछे 3री शताब्दी, पुनर्निर्माण पूछे 15वीं शताब्दी। निर्माण हुआ संप्रति जैन द्वारा, पुनर्निर्माण हुआ महाराणा कुंभा द्वारा। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और भी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो लोकेशन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का एक परकोटा बना हुआ है जो चारों तरफ दुर्ग के दीवार बनी हुई। दीवार की भी एक विशेषता आपको याद करनी है। आप ये सारी चीज़ें एक बार साथ साथ लिखते रहना। अब तक जो हमने याद किया है, निर्माण कार्य याद किया है, निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, कब कब हुआ, और जिला याद किया, जिला याद करना था राजसमंद। इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के बारे में जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम याद करेंगे। परकोटा जो है कुंभलगढ़ का, या हम कह सकते हैं दीवार चारों तरफ की, उस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, परकोटा है इस कुंभलगढ़ दुर्ग का, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। सबसे बड़ी दीवार तो चीन की दीवार है और चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई भी इसकी इतनी है जिस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। दीवार जो है, इसका जो परकोटा है,
चौड़ा भी खूब है और लंबा भी खूब है। 36 किलोमीटर तो लंबा है और 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते, इतना चौड़ा भी है। इतनी मजबूत दीवार है जो भारत की सबसे बड़ी दीवार कह सकते हैं और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, विश्व की सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी दीवार और भारत की सबसे बड़ी दीवार कह सकते हैं हम। ये दीवार जो है, ये परकोटा जो है, इसे कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है। तो परकोटा से जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपने सारे याद किए। अब तक जो हमने याद किया, निर्माण याद कर दिया, परकोटा के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे आपने याद किए। अब इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड तुलनात्मक एक टिप्पणी भी करते हैं। वो क्या करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रागॉन के साथ करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रागॉन के साथ तुलना किस दुर्ग की, ऐसा आपसे पूछ ले तो याद करना है कुंभलगढ़ दुर्ग के साथ तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने की। इसी कर्नल जेम्स टॉड के बाद एक और इतिहासकार है जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक और टिप्पणी करते हैं, उनका नाम आपको याद करना है, अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल ऐसा कहते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा, किस इतिहासकार ने कहा, यह भी आप साथ साथ याद रखना है। इतिहासकार का नाम है अबुल फजल। तो अबुल फजल के बारे में 2 फैक्ट हमने याद किए। अबुल फजल जिन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती नीचे। तो ये स्टेटमेंट भी 2 नाम आपको याद करना है, 2 तुलनात्मक, 2 इतिहासकार के बारे में। पहला कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हमने याद किया, दूसरा अबुल फजल के बारे में याद किया। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में की गई 2 टिप्पणियों के प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट स्लोगन पूछ लेते हैं कि यह दुर्ग बुलंदी पर बना हुआ है, सिर की पगड़ी गिर जाए। ये जो स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है, या स्टेटमेंट किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में निर्माण कार्य जो हुआ उसमें क्या क्या विशेषता है वो हम याद करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक और छोटा सा दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा और दुर्ग अंदर बना हुआ है जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसका एक नाम है कटारगढ़, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक और अन्य दुर्ग बना हुआ है जो नाम है कटारगढ़। महाराणा कुंभा का निवास स्थान ये था कटारगढ़। प्रश्न बनता है कटारगढ़ किस मेवाड़ शासक का निवास स्थान रहा, तो महाराणा कुंभा का निवास स्थान, रेजिडेंस जो है वो एक कटारगढ़ रहा। कटारगढ़ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने किया, पर इसका शिल्पी कौन था, कारीगर कौन था, इसका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो शिल्पी का नाम आपको याद करना है मंडन। कटारगढ़ का मुख्य शिल्पी कौन था, शिल्पकार कौन था, तो एक इंपॉर्टेंट नाम है मंडन, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। रूप मंडन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इनके द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है रूप मंडन। और यही मंडन जिन्होंने इस दुर्ग के शिल्पकार का काम किया और इस कटारगढ़ के भी शिल्पकार का काम किया। नाम याद करना है मंडन। कटारगढ़ का एक उपनाम भी है। इस कटारगढ़ से पूरे पूरे मेवाड़ क्षेत्र विशेष पर नजर रखी जा सकती थी, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। आई ऑफ मेवाड़ उपनाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की आंख। अब कटारगढ़ से और जो प्रश्न बनते हैं उसमें एक नाम याद करना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो इसी कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनता है। महाराणा प्रताप का जन्म
महाराणा प्रताप का जन्म जो है बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, टाइमिंग भी आप याद कर सकते हैं, तारीख भी याद कर सकते हैं, 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। इस जन्म स्थान जो है वो है बादल महल, कटारगढ़। बादल महल भी इसी कटारगढ़ में स्थित है। तो कटारगढ़ के जो प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आप याद रखें। और ये कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है, कटारगढ़ इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कटारगढ़ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। शिल्पकार जो है उसका नाम मंडन है और मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है इसको। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी के अंदर बादल महल में हुआ था। ये सारे प्रश्न बनते हैं कटारगढ़ स्पेशल। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में उपनाम एक याद रखना है आपको कुंभलगढ़ का। जब जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आएगा, जब मेवाड़ पर संकट जब भी आएगा, उस समय मेवाड़ की सहायता के लिए कुंभलगढ़ आ जाएगा आगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसी स्थान को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। संकट कैसे आप याद रखें, जिस समय मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे और उदय सिंह के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं तो हम याद करते हैं, एक नाम पढ़ते हैं पन्ना धाय। और पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देकर, इसका बेटे का नाम था चंदन, जिसकी बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। और उस समय उदय सिंह को बचाने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उसे जिस स्थान पर भेजा गया था वो स्थान यही कुंभलगढ़ है। इसी कुंभलगढ़ में उदय सिंह का जो है जीवन रक्षा हुई, हम कह सकते हैं। और यही उदय सिंह की जीवन रक्षा होने के बाद उदय सिंह का राज्याभिषेक भी जो है वो राज्याभिषेक भी इसी स्थान पर हुआ, इसी कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छतरी भी स्थित है जिसका प्रश्न कई बार पूछा जाता रहता है। आप मेवाड़ के इतिहास में एक राजकुमार का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका एक उपनाम भी मिलता है, उन्हें फ्लाइंग प्रिंस कहा जाता है, उड़ना राजकुमार उपनाम से जाना जाता है। उसी उड़ना राजकुमार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है जिनका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, उस पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी इसी दुर्ग में स्थित है, पृथ्वीराज सिसोदिया। कई बार प्रश्न बनता है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको याद करना है इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया का भी थोड़ा सामान्य परिचय आप याद रखें। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र थे। इसी मेवाड़ के अंदर इनको एक उपनाम से भी जाना जाता था, उड़ना राजकुमार। इनकी पत्नी का नाम था तारा और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम भी बदला था। जो अजमेर दुर्ग का नाम अजय मेरू था उस नाम को बदलकर तारागढ़ रखा गया। तो अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ जो है वो इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा रखा गया था। और इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का एक उपनाम आप याद रखें, पृथ्वीराज सिसोदिया का उपनाम उड़ना राजकुमार। और इनकी छतरी भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये हो गया एक सरल सा फैक्ट पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, कटारगढ़ के बारे में। और अन्य जो प्रश्न बनते हैं अब कटारगढ़ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनते हैं वो आपको याद करने। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ऐसा प्रश्न पूछे आपसे, संकटकालीन राजधानी कौन सी रही, तो याद रखना है कुंभलगढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछे, उत्तर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। और यही पूछ ले मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ पर जब संकट आएगा तो उसकी संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है सिवना। सिवना दुर्ग बाड़मेर मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती है और कुंभलगढ़ जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती है। इसी कुंभलगढ़ में झालाबाव बावड़ी स्थित है। झाला रानीरा मालिया यह भी इसी दुर्ग में स्थित है। सरल सरल से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक सामान्य परिचय हमने याद किया। अब कुंभलगढ़ के बाद एक और छोटा सा दुर्ग है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो कुंभलगढ़ का एक सामान्य सा परिचय जहाँ हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम, निर्माण कार्य और अन्य इतिहासकारों के फैक्ट, अन्य विरासत क्या क्या स्थित है और इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं के साथ
कुबलगढ़ का एक सामान्य सा अध्ययन किया। इसके बाद एक और वीडियो हम पढ़ते हैं, एक अन्य दुर्ग, एक और दुर्ग नाम याद करना आपको, गागरोन। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और उसको भी हम पढ़ते हैं इसके साथ। झालावाड़ जिले के अंदर ये दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग के बारे में आपको एक प्रश्न याद करना है। गागरोन दुर्ग पर जिस राजवंश ने सर्वाधिक शासन किया उस राजवंश का नाम याद करना, खींची राजवंश। गागरोन दुर्ग पर शासन करने वाला राजवंश जो है उस राजवंश का नाम है खींची वंश। इसी गागरोन दुर्ग की एक विशेषता आप याद कर सकते हैं, ये राजस्थान का एक जल दुर्ग है। राजस्थान की श्रेणियां हम पढ़ते हैं, सारी की सारी श्रेणियों के अंतर्गत ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी पर बने होते हैं उन दुर्ग को हम पढ़ते हैं गिर दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं जल दुर्ग। तो यहाँ पर भी गागरोन दुर्ग जो है वो इसकी श्रेणी हो जाएगी जल दुर्ग। जल दुर्ग क्यों है, कारण उसका फैक्ट आप याद कर सकते हैं। यह दुर्ग भी दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक नदी का नाम है काली सिंध और दूसरा नाम है आहू। काली सिंध और आहू नामक दो नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। दुर्ग का नाम याद कर लो आप, गागरोन। काली सिंध और आहू नामक नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो दुर्ग पानी से घिरे होते हैं उनकी श्रेणी जल दुर्ग होती है, तो ये जल दुर्ग हो जाएगा। राजस्थान में वैसे जल दुर्ग कुल कितने हैं, कौन कौन से जल दुर्ग हैं, तो दो नाम आपको याद करने। राजस्थान में कुल जल दुर्गों की संख्या 2 है। एक तो नाम हो जाएगा गागरोन, एक और दुर्ग है जल दुर्ग जिसका अन्य नाम एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के आप लिख लीजिए, नोट डालकर, कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ये भी राजस्थान का एक अन्य दुर्ग है जो कि जल दुर्ग है। तो राजस्थान में जल दुर्ग टोटल कितने हैं, 2 हैं। एक तो गागरोन, दूसरा भैंसरोडगढ़। ये दोनों दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। और इस जल दुर्ग की विशेषता हमने याद की कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध नदी और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग की एक विशेषता यह भी है, दुर्ग का जो निर्माण हुआ ये पूरे एक पहाड़ को काट कर किया गया था। इस दुर्ग पर मतलब एक शिला पर इसका निर्माण हुआ है। एक तो होता चुनाई की जाती है, विभिन्न तरह के पत्थर खंडे रखकर निर्माण कार्य किया जाता है, पर यहाँ ऐसा अलग है, इसके विपरीत काम है। पूरे की पूरी शिला पर इसका निर्माण किया गया है। शिला को काट कर निर्माण कार्य हुआ। इसी गागरोन दुर्ग की एक विशेषता आपको याद करनी है। इस दुर्ग में हीरामन प्रजाति के तोते पाए जाते हैं। हीरामन प्रजाति के तोते की एक विशेषता रहती है कि वो मनुष्य की भाषा बोलते हैं। और प्रश्न पूछ ले आपसे, हीरामन तोते राजस्थान में किस दुर्ग विशेष में पाए जाते हैं, तो याद करना आपको गागरोन दुर्ग में पाए जाते हैं। हीरामन प्रजाति के तोते यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न गागरोन दुर्ग के सरल हमने याद किए। शासन कौन से राजवंश का रहा, खींची राजवंश का। श्रेणी हो जाएगी जल दुर्ग। जल दुर्ग कुल कितने राजस्थान में वो भी हमने याद किए। पहला गागरोन है, दूसरा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, उपनाम आप याद रखें। और गागरोन दुर्ग पर जो खींची राजवंश का शासन रहा उसके ऐतिहासिक घटनाएं हम पढ़ते हैं और ऐतिहासिक शाखे कौन कौन से हुए यहाँ पर, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपको याद करना है कि यहाँ पर जो राजवंश रहा खींची राजवंश, इस खींची राजवंश की विशेषता क्या क्या है। खींची राजवंश के समय ऐतिहासिक शाखे कितने हुए।
गागरोन दुर्ग में और भी कोई दरगाह वगैरह स्थित है, उसका क्या नाम है? सर्वाधिक फेमस शासक कौन हुए? एक नाम याद रखें आप, अचल दास खींची। खींची राजवंश में जितने भी राजा हुए उन सारे राजाओं में सबसे पराक्रमी राजा जिनका नाम था अचल दास खींची, जिन्होंने यहाँ इसी दुर्ग में शासन किया। अचल दास खींची जो कि सबसे शक्तिशाली शासक रहे खींची राजवंश के। इनके समय ही गागरोन का एक ऐतिहासिक साका हुआ, गागरोन का पहला साका हुआ। वैसे साका क्या होता है, गागरोन में कितने साके हुए, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वैसे गागरोन में कुल साके जो हुए उनकी संख्या है 2। गागरोन दुर्ग में 2 ऐतिहासिक साके हुए। कब हुए, इनका टाइमिंग क्या है, किन्होंने आक्रमण किया था, साका क्या होता है वो समझिए पहले। साके 2 घटनाओं का एक मिश्रण है, एक घटना जिसका नाम है केसरिया और दूसरी घटना जिसका नाम जौहर। युद्ध स्थल में राजा केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध में लड़ने जाता है। लड़ते लड़ते अगर राजा वो शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो यह घटना कहलाती है केसरिया। राजा का शहीद होना वाली घटना हो जाती है केसरिया। और रानियां भी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए या तो पानी में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है, यह घटना कहलाती है जौहर। तो केसरिया घटना अलग है और जौहर घटना अलग है, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। और जब दोनों घटनाएं होगी, केसरिया भी होगा जौहर भी होगा, दोनों घटनाएं होगी, तो इस पूरी घटना को सामूहिक रूप से कहते हैं साका। ये हो जाएगा कंप्लीट, इसको पूर्ण रूप से कहते हैं साका, एक साका या पूर्ण साका। इनमें से कोई भी एक घटना नहीं होगी उसको हम पढ़ते हैं अर्ध साका। जैसे मान लीजिए केसरिया हुआ जौहर नहीं हुआ, या जौहर हुआ केसरिया नहीं हुआ, तो इस घटना को हम पढ़ते हैं अर्ध साका। अर्ध साका राजस्थान में केवल एक स्थान पर हुआ, वो हुआ जैसलमेर में। अर्ध साका केवल एक स्थान पर हुआ, जैसलमेर, जहाँ पर रानियों द्वारा जौहर नहीं किया गया था। राजाओं ने केसरिया किया पर रानियों ने जौहर नहीं किया। वो जैसलमेर की घटना है। अर्ध साका लगभग 1550 की घटना है और जैसलमेर का राजा था लूणकर्ण। लूणकर्ण ने तो केसरिया कर दिया पर रानियों ने जौहर नहीं किया था। जब जैसलमेर का इतिहास हम पढ़ेंगे, जैसलमेर दुर्ग पढ़ेंगे, वहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। तो अर्ध साका क्या होता है, साका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। अब साका नाम आया, परिभाषा आपने सीख ली। अब इन साकाओं का संबंध गागरोन दुर्ग के साथ क्या है वो समझना है आपको। गागरोन में हमने पढ़ा कि 2 ऐतिहासिक साके हुए। 2 साके कौन कौन से हुए, कब कब हुए, वो आप याद रखें। साका सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है आपको। 2 घटनाएं हैं, जौहर केसरिया। केसरिया मतलब युद्ध स्थल में केसरिया पगड़ी पहनकर लड़ते लड़ते राजा शहीद हो गया, केसरिया हो जाएगा। रानियां भी पानी में कूदकर या अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है, ये घटना जौहर होती है। दोनों हो जाएगी तो कहलाता है साका। अब ऐसी घटनाएं गागरोन में कब कब हुई, उस समय शासक कौन थे, क्या क्या नाम है, सारी चीज़ें आप याद रखें। गागरोन दुर्ग में होने वाली जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो साके हैं, वो 2 हैं। पहला साका इसी अचलदास खींची के शासनकाल में हुआ। अचलदास खींची के समकालीन अटैक किया था हौसंग शाह ने। आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम है हौसंग शाह। अमित शाह याद नहीं करना है, हौसंग शाह याद करना है। कर पाओगे आप आराम से याद। हौसंग नाम लिखा हुआ है, हौसंग शाह, जो कि मालवा का शासक है। मालवा क्षेत्र विशेष का एक राजा है हौसंग शाह। यह आक्रमण करता है गागरोन दुर्ग पर। उस समय गागरोन का तत्कालीन शासक है अचलदास खींची। ये टाइमिंग है लगभग 1423 ईस्वी की। 1423 ईस्वी का एक घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम में इस समय अचलदास खींची ने तो केसरिया किया, रानियों ने जौहर किया। केसरिया करने वाले व्यक्ति का नाम है अचलदास खींची। आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम पूछ ले आपसे, आक्रमण किसने किया, हौसंग शाह ने आक्रमण किया। या गागरोन का पहला ऐतिहासिक साका कब हुआ, गागरोन में कुल कितने साके हुए, तो कुल पूछे तो 2 याद करने। पहला कब हुआ, 1423 में हुआ। आक्रमण किसने किया, हौसंग शाह ने किया। तत्कालीन शासक कौन था, अचलदास खींची। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। और इस पूरी घटना का जिक्र जिस ग्रंथ में मिलता है, जिस इतिहासकार ने लिखा है, व्यक्तित्व आप याद रख सकते हैं, शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन इतिहासकार जिन्होंने ग्रंथ लिखा अचलदास खींची री वचनी का। और इस ग्रंथ में अचलदास खींची के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और इस पहले ऐतिहासिक साके के बारे में भी जानकारी मिलती है। ग्रंथ का नाम याद रखें, अचलदास खींची री वचनी का। यह ग्रंथ लिखा गया, हालांकि डिंगल भाषा में लिखा गया, ये आप याद रखना। डिंगल भाषा का एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। डिंगल भाषा शुद्ध रूप से मारवाड़ी लिखना डिंगल भाषा कहलाता है
और डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। राइटर का नाम है शिवदास गार्डन। जानकारी मिलती है गागरोन के पहले ऐतिहासिक साके के बारे में और अचलदास खींची के बारे में। ये आप नाम याद कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं गागरोन का दूसरा साका। दूसरा साका कब हुआ? ये तो पढ़ लिया हमने पहला साका, अब पढ़ रहे हैं दूसरा। गागरोन का दूसरा साका इसी अचलदास खींची का एक पुत्र है जिसका नाम आप याद कर सकते हैं पलहन, पलहन सी। और उस समय आक्रमण जो किया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम याद करना है महमूद खिलजी। अटैक करने वाले व्यक्ति का नाम है महमूद खिलजी। ये भी मालवा का शासक है। महमूद खिलजी मालवा का शासक अटैक करता है। तत्कालीन शासक पलहन सी है। और घटना जो है वो टाइमिंग आप याद कर सकते हैं 1444, 1444 की घटना है जब गागरोन का ऐतिहासिक दूसरा साका हुआ। और इस समय पलहन सी के नेतृत्व में केसरिया किया गया, रानियों ने जौहर किया और महमूद खिलजी इस युद्ध को जीत लेते हैं और गागरोन का ऐतिहासिक दूसरा साका भी होता है इस समय। तो ये ऐतिहासिक गागरोन के दो साके आपने याद किए। अब गागरोन दुर्ग में और क्या क्या चीजें स्थित है उनके नाम आप याद रखें। गागरोन में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। प्रश्नदायक बताया, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित, याद करना है आपको। इसी गागरोन दुर्ग में संत पीपा की छतरी स्थित है। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं और उन्हीं संत पीपा की छतरी जो है वो इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा जो इसी खिची राजवंश के राजकुमार हुए, खिची राजवंश के ही राजकुमार हुए। खिची राजवंश के एक शासक थे कड़ावा राव खिची। इसी कड़ावा राव खिची के पुत्र हुए जिनका नाम था प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह जो है आगे जाकर बन गए संत पीपा। मतलब पढ़ सकते हैं संत पीपा का जो बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम कड़ावा राव खिची और खिची राजवंश के राजकुमार थे। इनका जन्म भी जो है इसी गागरोन दुर्ग में हुआ। संत पीपा का थोड़ा सामान्य परिचय भी आप याद कर सकते हैं। और संत पीपा की छतरी जो है वो किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का एक थोड़ा सा सामान्य परिचय आप याद कर लीजिए। संत पीपा का पिता का नाम हमने याद किया, बचपन का नाम याद किया। संत पीपा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद करना चाहें, एक्स्ट्रा नोट लिखकर याद रखें। पहला फैक्ट याद रखना है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। इन्होंने जीवन भर लोगों के कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन किया, इसलिए दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ था चैत्र पूर्णिमा को। इसी चैत्र पूर्णिमा को हम सभी हनुमान जयंती का त्यौहार मनाते हैं। इसी चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ और इस चैत्र पूर्णिमा के दिन इस जयंती को हम मनाते हैं संत पीपा जयंती के रूप में भी। तो बनता है संत पीपा जयंती कब मनाई जाती है? कला संस्कृति में मेले त्योहार प्रशासन हम पढ़ते हैं, वहाँ डायरेक्ट प्रश्न बनता है जयंतियों के, वो भी आप याद रखें। संत पीपा जयंती कब मनाते हैं? चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इसी दिन इस गागरोन दुर्ग में मेला भी लगता है। गागरोन मेला कब लगता है ऐसे आपसे पूछ ले तो चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। संत पीपा का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। संत पीपा का जो मुख्य मंदिर है वो समदड़ी के अंदर बना हुआ है। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा गांव टोंक में स्थित है। संत पीपा के गुरु का नाम आपसे पूछे तो वो भी आप याद रखें, रामानंद इनके गुरु का नाम है। और यही संत पीपा जो है इनकी मुख्य छतरी जो है आप याद कर सकते हैं, इस गागरोन दुर्ग में स्थित है। तो संत पीपा का एक सामान्य सा परिचय दुर्ग के साथ साथ हमने याद किया और इसी के साथ साथ गागरोन दुर्ग का भी एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.